बच्चों, सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत है। अब देखिए, जो आंदोलन जो चल रहे थे भारत में राष्ट्रवाद के लिए, उसी में जो है लास्ट में समझना है कि सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे जागृत हुआ भारत की जनता में। अब देखें, सामूहिक अपनेपन का भाव आने पर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं कि हम सब एक हैं। विभिन्न समुदायों, क्षेत्र या भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, ये हमें समझना है अपने भारतवासियों ने। सबसे पहले समझेंगे सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। जो संघर्ष चल रहे थे उनसे पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके कारण राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ व गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। अब तस्वीर को समझें, तस्वीर का कैसे इसमें महत्व है राष्ट्रवाद को जगाने में। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले अध्याय में देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में, कि वहाँ भी जो है राष्ट्रवाद के रूप, एक राष्ट्र के रूप में एक प्रतिमा की पूजा सभी लोग कर रहे हैं। और इसी तरह से अपने आप ही तस्वीर का महत्व बढ़ा। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है, जैसे हमने अपनी भारत माँ को किसी एक रूप में देखा, देवी के रूप में देखा, जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में सामने आई। और यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। बाद में इस गीत को उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। अब अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इससे उन्होंने भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया। इस चित्र में माता शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई और इस मातृ छवि के प्रति जो श्रद्धा का भाव था, उस श्रद्धा के भाव ने राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक पैदा किया और सभी जो है अपने राष्ट्र से प्रेम करने लगे। अब तीसरा है लोक कथाएँ। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई और सुनाई जाने वाली लोक कथाओं, लोकगीतों व जनश्रुतियों को गांव-गांव से इकट्ठा किया। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा किया। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। अब इसके बाद राष्ट्रवाद को जागृत करने में प्रतीक और चिन्हों का भी अपना अलग महत्व है।
राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में भी जागरूक होने लगे थे। जैसे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडे का उपयोग हुआ। इसमें 3 रंग थे, हरा, पीला, लाल। ये झंडा तैयार किया गया और इसमें ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का एक झंडा तैयार कर लिया था और यह भी झंडा तिरंगा था। इसमें भी सफ़ेद, हरा और लाल 3 रंग थे। इसके मध्य में गांधी जी का प्रतीक चरखे को स्थान दिया गया था। अब राष्ट्रवाद को जागृत करने में इतिहास का भी अपना एक बहुत महत्व है। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए और अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए हैं और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। यानी अंग्रेज़ ये शो कर रहे थे कि भारतीय शासन करने लायक नहीं है। इसके जवाब में भारत के लोगों ने अपनी महान उपलब्धियों की खोज करने के लिए अतीत को देखा और गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया, जब कला और वास्तुकला, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उस समय का इतिहास अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए, यानी हमारा इतिहास बहुत विकसित था। पहले हम बहुत विकास कर चुके थे, लेकिन केवल ब्रिटिश शासन की वजह से हमारी जो दुर्दशा हुई, इससे मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थीं, क्योंकि जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह पूरे हमारे यहाँ जितने भी संप्रदाय थे सबका नहीं था, हिंदुओं का अतीत था। वो जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे। तो इस तरह से सबको जोड़ना और राष्ट्रवाद की भावना सभी के अंदर पैदा करना, सभी समुदायों, सभी वर्गों के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना एक बहुत बड़ा काम था। अब निष्कर्ष समझें। अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा, मतलब फिर भी सब क्यों इकट्ठे हुए, सब ने क्यों देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर दिया। इसका कारण था अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा। विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। यह आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। और बच्चों, ये पाठ भी भारत में राष्ट्रवाद, ये आज यहीं पे